अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। और आज के लेक्चर के अंदर हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स ईयर 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 आया था, जिसके अंदर आपने अकाउंट्स को सीक्वेंस से अरेंज करके एक ट्रायल बैलेंस बनाना था। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग आर बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ कादरी ब्रदर्स ऑन मार्च 31, 2014। ठीक है ना, मार्च 31 का मंथ है 2014 का। सबसे पहले अकाउंट में कैश करंट एसेट है जिसका अमाउंट गिवन नहीं है, इसका मतलब ये भी कंप्यूट करना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है 10,000 से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट है 6,500, सेल्स आपके रेवेन्यू का अकाउंट है 45,000, प्रीपेड रेंट आपका करंट एसेट है 4,000, परचेज डिस्काउंट इनकम का अकाउंट है जिसको कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट भी कहते हैं, सर्विस इनकम अकाउंट है 4,000, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 फिक्स एसेट है, अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी 4,000, परचेजेस 20,000, सप्लाईज एक्सपेंस 1,500, सैलरीज एक्सपेंस 14,000, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 1,500, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जिसको आप एक्सपेंस और कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट भी ट्रीट करते हैं 2,000, और कैपिटल आपका 30,000। ठीक हो गया, ये तमाम अकाउंट्स आपके पास गिवन है। रिक्वायर्ड में कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। ठीक है, और अरेंजिंग द अकाउंट्स इन सीक्वेंस, के अकाउंट्स को आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है। और जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आप देखें कि आपके पास सबसे पहले जो अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं या अरेंजमेंट होती है, फाइनेंशियल ऑर्डर एक होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले एसेट रिकॉर्ड होंगे, एसेट के अंदर भी करंट एसेट सबसे पहले, और उसके बाद आपके पास फिक्स एसेट रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बारी आती है दूसरे नंबर पर लायबिलिटीज़ की। ठीक है, लायबिलिटीज़ में भी आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक करंट लायबिलिटीज़, तो पहले वो रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिसको आप फिक्स लायबिलिटीज़ भी कहते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाती है ऑनर इक्विटी। ठीक है ना, ऑनर्स क्लेम ओवर द एसेट। तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक सबसे पहले कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, और दूसरी ड्राइंग आपके पास रिकॉर्ड की जाएगी। तीसरे नंबर पर आपके रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, और पाँचवें नंबर पर आपके आखिरी यानी कि एक्सपेंसेस के अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो ये आपका फाइनेंशियल ऑर्डर है, इसी के थ्रू आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाना है। फिर ट्रायल बैलेंस बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, जिसमें आपके तमाम अकाउंट की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और ये यूज़ किस लिए किया जाता है, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, कि आपने जितना भी डबल एंट्री सिस्टम में जनरल लेजर का काम किया उसको आप चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस से कि वो सही है या नहीं। तो अगर बैलेंस बराबर आता है तो इसका मतलब काम सही किया है, नहीं आता तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। तो आपने तमाम अकाउंट्स को जो है वो अरेंज करके लिखना है। कादरी ब्रदर्स ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपके ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर कितने अकाउंट्स थे, टोटल 15 अकाउंट थे, सबके नाम लिख लें। ठीक है ना, आपने अरेंज करके लिखा क्योंकि अकाउंट आगे पीछे थे, आपने अरेंज किया। सबसे पहले कैश करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, प्रीपेड रेंट करंट एसेट। उसके बाद कोई करंट एसेट नहीं था तो फिक्स एसेट में ऑफिस इक्विपमेंट, उसके अलावा कोई फिक्स एसेट नहीं था तो उसके बाद लायबिलिटीज़ में आपके पास अकाउंट्स पेबल, उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं थी, एक ही करंट लायबिलिटी थी, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं थी। फिर ऑनर इक्विटी में आपका कैपिटल था, ड्राइंग नहीं थी, तो आपने रेवेन्यू के अकाउंट में सेल्स, सर्विस इनकम और परचेज डिस्काउंट को लिखा। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस में परचेजेस, सप्लाईज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस और सेल रिटर्न एंड अलाउंस को लिख दिया। ठीक है, ये अकाउंट लिख दिया। अभी हम अमाउंट के ऊपर बात नहीं कर रहे। अच्छा, इस तरीके से जब ट्रायल बैलेंस गिवन होता है तो हम ये बात करते हैं कि जब टी अकाउंट हमारा किसी भी अकाउंट का बनता है, उसका जो बैलेंस बी डी है वो जिस साइड पर रिकॉर्ड होता है, आप
अपने अकाउंट के बैलेंस को भी उसी साइड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है कैश, उसका बैलेंस BD डेबिट साइड आया, तो ट्रायल बैलेंस में भी उसका बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है रेंट पेबल लायबिलिटी है, उसका बैलेंस BD फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड आया, तो ट्रायल बैलेंस में भी उसका बैलेंस क्रेडिट साइड लिखना जाएगा। तो अब बच्चे ये बात पूछ रहे होते हैं कि सर यहाँ तो बैलेंस BD CD बताया नहीं है, जब BD CD नहीं बताया तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा यहाँ पर आप अकाउंट की नॉर्मल नेचर को या उसके नॉर्मल बैलेंस को यूज़ करते हुए उसकी अमाउंट को उसके रूल के हिसाब से लिखेंगे। अगर आपको बेसिक में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है और आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन से अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या है और किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, तो आप मेरे बेसिक्स के लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक टर्म के नाम से देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो अकाउंट है, अभी कैश की वैल्यू मालूम नहीं है, वैसे कैलकुलेट करके 15,000 लिख दी उसने, क्वेश्चन मार्क दिया था। बहरहाल अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो जो अकाउंट बढ़ेगा वो जहाँ रिकॉर्ड होता है उसका नॉर्मल बैलेंस वही हो। तो अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो ये डेबिट साइड 10,000। इन्वेंट्री एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो इसका बैलेंस 6,500 डेबिट। प्रीपेड रेंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अकाउंट पेबल लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट। कैपिटल ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और इसका नॉर्मल बैलेंस भी 30,000 से क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। सर्विस इनकम भी रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, और परचेज डिस्काउंट जो है वो रेवेन्यू या कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट के बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद परचेजेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। सप्लाईज एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, मिसलिनियस डेबिट, और सेल रिटर्न एंड अलाउंस भी डेबिट हो गया। अब यहाँ पर कैश का अमाउंट आपके पास मालूम नहीं था, क्रेडिट साइड आपने टोटल की तो आपके पास आ गया 84,000, ठीक है ना, टोटल आ गया 84,000। तो कैश का अमाउंट मालूम करना है, ये क्रेडिट साइड थी 84,000 की, उसके अलावा कैश के अलावा जितने भी एसेट थे आपने सब वो टोटल किए, जिसका अमाउंट डेबिट में इसको कह देता हूँ, डेबिट साइड के जितने भी अमाउंट थे अकाउंट थे उसकी अमाउंट आई 69,500। तो आपने डिफरेंस निकाला तो आपके कैश का जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, वो 15,000 आ गया। जब 69,500 में आपने प्लस किया 15,000 को, तो ये आपके पास बैलेंस चला जाता है कहाँ पर, क्रेडिट के बराबर में, यानी कि 84,500 से, ठीक है। सो आई होप कि ये अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेशन और अरेंजमेंट समझ में आ गई होगी। तो इसमें आप ये चीज़ भी एक देख लें कि लाजमी नहीं है कि सवाल में ये, वैसे एक ही बार इस तरीके से सवाल पूछा गया है, दोबारा भी आ सकता है और उसमें कभी कैपिटल वाली साइड के अकाउंट को भी मिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोल दे आपके पास कैपिटल आपको मालूम नहीं है, तो उस सूरत में आप डेबिट के अकाउंट आपके पास टोटल होंगे, वो टोटल करके क्रेडिट का अकाउंट माइनस करवाएंगे, टोटल डिफरेंस लेंगे तो आपके पास उसका बैलेंस भी आ जाएगा।